बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर चार लेकिन बड़ी खबरें तीन हैं जिनके ऊपर आज बात होगी। सबसे पहली खबर है कि छुट्टी के दिन आज जेल मैनुअल से हट के अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं। क्यों खुले हैं, कैसे खुले हैं, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बतौर एक सियासी जमात के। इससे पहले ग़ालिबन बैरिस्टर गौहर की जानिब से शायद दायर की गई थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने की थी, और अब PTI की जानिब से अपनी एक दरख्वास्त भी आ गई है। और साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़त आया है सामने, जिस पे उन्होंने 6 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ किया है। वो क्या है, ज़रा उसकी तफसील बताएंगे। चौथी चीज़ जो कल सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट की एक एलामिया से कि मीडिया का दाखिला ममनू किया गया, उसके ऊपर ममनू क्या किया कि रिस्ट्रिक्ट किया गया कि जैसे सिर्फ 10 लोग अंदर जा सकेंगे, सिर्फ पासिस के हामिल लोग जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन मेरी मुलाकात हुई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब से सुबह। उन्हें मैंने कुछ हालातों वाक़यात से आगाह किया और बताया कि ये मामला साहब की नौकरियों का है कि साहब ने ख़बर देनी है। ये कोई लेजर ट्रिप नहीं है जिसमें आप इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं और इतनों को रहने देंगे। ना हम किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, ना किसी की नौकरी पे बात आएगी तो कोई मेरी या किसी की आपकी बात सुनेगा। तो लिहाजा इस मामले को हल करें। और फिर उसके लिए हमने एक, अब हमारे तमाम जो रूटीन में कवर करने वाले साहिबान हैं, अराउंड 45 लोग हैं हमारी एसोसिएशन के मेम्बरान, और कुछ ऐसे हैं जो भी मेंबर नहीं हैं लेकिन रेगुलर आते हैं। उन तमाम के सिक्योरिटी पासेस जारी हो चुके हैं और जो इस वक्त कुछ को मैं दे चुका हूँ अपने साथियों को जो जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बाकियों को मुझसे मिल जाएंगे और तमाम लोग कवर करेंगे। तो ये मैटर एक कल से सोशल मीडिया पे आया हुआ था, बल्कि ऑफिशियली मीडिया पे भी आया था, तो उस सब के लिए मैंने कहा अपडेट भी कर दूँ। सुहेल रशीद साहब से आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, जेल मैनुअल किधर गया? आज तो मुलाकातों का दिन ही नहीं था, तो सलमान राजा साहब कैसे आज मिलने चले गए? जेल मैनुअल जो है ना वो आजकल ऑटो पे लगा हुआ है। अच्छा, जब थोड़ी सी रेस बढ़ती है ना सियासत की साइड पे तो वो अगला गियर लगा लेता है। ठीक है, और वो नहीं देखता कि ये जगह है लगाने वाली या नहीं लगाने वाली। ठीक है, रेस बढ़ती है तो वो गियर लगा लेता है। रेस बढ़ी है तो गियर लग गया। रेस क्या बढ़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि ठीक है टाइम ओवर, अब हम अगले लाएमल की तरफ जाएंगे। ये वो गवर्नमेंट को लगता है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिगाड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी न किसी सतह पे साथ रखें। वजह वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कुछ दे रहे। गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएट करने को अपना एक ऑप्शन कहीं और दिखा रही है कि जी देखें हम सियासी लोग एक भी हो सकते हैं, हम सियासी लोग एक भी हो सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पुश ना किया जाए और ये मामला जो है ना थोड़े से बाकी रखे जाएँ, गंभीरता की तरफ ना जाने दें। गवर्नमेंट का जो है ना इसके पीछे एक मोटिव ये भी है कि वो इस इंगेजमेंट को अपना एक जो है ना नेगोशिएटिंग फैक्टर के तौर पे यूज़ कर रही है। ठीक है, एक कार्ड के तौर पे यूज़ कर रही है कि इंगेजमेंट रहेगी तो हम भी कहेंगे जी कि देखें हम फिर पार्लियामान में कोई मुश्तरका लाएमल भी। कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उठ के चले गए हैं जी, उन्होंने कहा जी कि मैं अब जब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे ऑर्डर पे अमल नहीं होता, प्रोडक्शन ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे ऑर्डर्स पे अमल नहीं होता, वो कह रहे हैं हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं होता। तो ये मामलात को आप डीपली ज़रा देखें। ये तो चीज़ें को थोड़ा सा बता दें कि प्रोडक्शन ऑर्डर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर बतौर चेयरमैन सेनेट उन्होंने जारी किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कहा गया जी कि मरीम नवाज़ बहुत डाढ़ी हैं, वो अमल दरामद नहीं होने दे रही। तो मरीम नवाज़ को भी शायद ये चीज़ पता चल चुकी है। और ये बात किसी और ने नहीं, फैसल वार्डा ने कही थी। हाँ, तो यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि जब तक वो नहीं है मैं नहीं। अब उधर अमल दरामद नहीं हो रहा ऐवान के पार्लियामेंट के ऑर्डर्स पे, इधर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी कि हमारे भी नहीं हो रहा। एक एडिशनल रजिस्ट्रार उठ के आ जाता है। तो सिचुएशन थोड़ी गंभीरता की तरफ तो गई हुई है राजा साहब। अब इस गंभीरता से निकालने के लिए ना हुकूमत के कुछ नून लीग के जो सीनियर सियासतदान हैं, जैसे इरफान सिद्दीकी है कि ये मामला टले ना, ये कोई ना कोई ये गवर्नमेंट ने अपने लिए भी रास्ता निकालना है। गवर्नमेंट के वो लोग समझते हैं कि इमरान खान को हमने जेल में रखा है ना, हमारी तो सियासत जेल में है। ठीक है, ये अब ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर्स दोनों को लिबरेट करने की तरफ एक शायद रियलाइजेशन होती जा रही है। मैं नेल्सन मंडेला की बुक कल फिर पढ़ रहा था, आखिरी पेज में उसका अक्सर उठा के पढ़ता हूँ कि यार इस बंदे की इसके पीछे थॉट क्या है। ठीक है, तो वो कहते थे कि वो मेरे जो एक तन्हाई के शदीद तन्हाई के साल थे ना जेल में, उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, आज़ादी जो है ना ओप्रेसर को भी चाहिए। और उसमें वो लिखते क्या हैं, वो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो बंदा
दूसरे को गुलाम रख के खुद समझ रहा हो ना कि दूसरे को कैद रख के खुद समझ रहा हूँ मैं आज़ाद हूँ, दरअसल वो भी एक नफरत का कैदी बन चुका होता है और उसको भी आज़ादी चाहिए होती है। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा जी कि फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं वाइट एंड ब्लैक दोनों को आज़ादी दूंगा। उन्होंने कहा ये वो मौका था जब मेरा ख्याल जो है ना फ्रीडम फॉर माई पीपल से फ्रीडम फॉर ऑल पीपल में कन्वर्ट हुआ। तो ये फ्रीडम फॉर ऑल पीपल वाली अगर चीज़ बन गई, और नेल्सन मंडेला की किताब जो एक पिक्चर सामने आई थी जेल से, तो इमरान खान ने भी जेल में रखी हुई है, अगर आप तो आखिरी इजाज़त सफ़े दें- तक तो वो भी पहुंचेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें एक जुमला ऐड कर लूँ। जुमला ऐड नहीं बल्कि मैं नेल्सन मंडेला साहब ने जो किताब लिखी है उसमें, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि मैं जब प्रेसिडेंट थे तो मैं गया अपने जो उनके साथ जो अमला होता है उसके साथ एक होटल पर जाके बैठा। तो होटल पर मैं जब जाकर बैठा तो मैंने खाना शुरू किया। तो मैं उस मेज़ पर जाकर बैठा जहाँ एक बंदा बैठा हुआ था ना, तो वो सफ़ेद फार्म था। तो उसका मुझे देखकर उसका रंग फक पड़ गया। तो मेरे साथ जो अमला था उससे पूछा कि आप इसके साथ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा इसके साथ मैं खाना खाऊंगा। लेकिन उसका नवाला उसके हलक से उतर नहीं रहा था। नेल्सन मंडेला ने ऐसी शानदार रवायत कायम की है जो हमारे माशरे के अंदर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर यार छोड़े वो नेल्सन मंडेला है। हम जिन नबी के पैरोकार हैं, जिनको मानते हैं, हाँ, उसके बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद तो बस है ना यार। उन्होंने ऐसी ऐसी शानदार रवायत कायम की है, ऐसी ऐसी शानदार मिसालें कायम की है। हम कहते हैं वो हमारे लिए हंसना है, तो हम उन पर क्यों ना अमल करें। जहाँ तक बात की सोहेल रशीद साहब ने कि सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से, मैं सोहेल रशीद साहब की बात से मुतफिक हूँ और थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। वो ये है कि यहाँ पर वो जुडिशल कमीशन के हवाले से जो बात चली थी कि जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर पर बनाया जाए, कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर कहीं ना कहीं उनके जो सियासतदान हैं ना, ख्वाजा साद रफ़ीक, अरफान सिद्दीकी साहब जैसे, राना सनाउल्लाह बड़ा संजीदा किस्म का सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, उनके अंदर ये सोच प्रिवेल थी कि यार ये बनना चाहिए और होना चाहिए। हाँ, आगे ये मालूम नहीं था कि उसकी हुकूमत उनके पीछे उनकी इंटेंशन क्या थी कि वो किसी अब्दुल शकूर प्राचा जैसे जज को उसका सरबराह बनाएंगे, या फिर जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन जैसे जज को वो सरबराह बनाएंगे, या फिर जिस तरह 2014 का धरना हुआ था तो खान साहब को न जो 4 हल्कों के हवाले से जो जुडिशल कमीशन मांगा था उस तरह बना था। मेरे ख्याल में ये अच्छा हो कि हुकूमत पाकिस्तान और सलमान अकबर राजा साहब ये पैगाम लेकर ज़रूर गए होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 सीनियर जजेस उनको छोड़ दे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर बना दे कमीशन। जी, हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए कमीशन। वक्त गुजर जाएगा, तलखियाँ कम होंगी, उसके जो क्या कहते होते हैं यार, कुछ ना कुछ असरात तो ज़ाहिर आने चाहिए ना, कुछ मुकालमा हो रहा है उसके कुछ CBM सामने आने चाहिए कि कुछ हो रहा है, फिर कुछ सियासी असीरान की रहाई की तरफ बढ़ा जाए। जिस तरह खान साहब ने अपनी तो वो नहीं मांग रहे ना, वो उन लोगों की मांग रहे हैं जो 9 मई और 26 नवंबर को कह दे। वो खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट है यार, उन्हें रिहा कर दे आप जो एजाज चौधरी साहब है, प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुआ है, उन्हें लेकर आए। कुछ ना कुछ तो जाहिर होना चाहिए ना, और उसी तरफ ये जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं सोहेल रशीद साहब की इस बात से मुकम्मल मुत्तफिक हूँ कि कहीं ना कहीं वो किसी और को दिखा रहे हैं, और ऊपर से जो अमेरिका से भी प्रेशर आया है ना, उसका भी इस पर असर है। इसी वजह से सारी ये मुझे तो ये लगता है कि ये फ्यूचर की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इनसे थोड़े ताल्लुकात ठीक कर लो। कल वो उसी जेल गए, नहीं सियासतदान कल को अगर हम जेल गए तो हमने पीछे रोने वाला भी मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़े, सियासतदान हमेशा दूसरे के लिए रास्ता छोड़ता है, हमेशा स्पेस छोड़ता है सियासतदान, वो कभी भी दूसरे का रास्ता बंद नहीं करता। ये आप देख रहे हैं यार, आप नेहरू को पढ़ लें, नेहरू की बायोग्राफी पढ़ लें, नेहरू को छोड़े, पिछले 2 साल से किसी ने रास्ता खुला देखा यार? देख, अभी इनको रियलाइज हुआ है तो जा रहे हैं ना उस तरफ, तो होना चाहिए ना, छोड़े जो बाजी है गुजर गया यार। अच्छा सुहेल साहब, रियलाइज होना मैं उस दिन मानूंगा ना जिस दिन ये उस पर खुल के बात करेंगे कि क्या रियलाइज हुआ है। एक बात सोहेल साहब, मैं और इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता है पाकिस्तान में 2 हाउसिंग सोसाइटियाँ जुड़ी हुई हैं, एक बैरिया टाउन है और दूसरी उसके साथ एक और है, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर?
वाह यार ऐसा बैरियर टाउन के इस तरह मीडिया टाउन में जुड़ा हुआ है साढ़े लोगों ने ना घर करवा देना मेहरबानी करो। मसला ये है, नहीं इधर मेरी बात सुने, उसके हवाले से भी आपको पता लिख के दिया गया इधर सुप्रीम कोर्ट में कि एक जंगलात मिनट एक की चीज़ ज़मीन। नोट कर लें, अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे हम। आप उस जगह पे मुझे ले आए हैं तो एक बात बड़ी मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों में बेचैनी है। वो बेचैनी है मलिक रियाज पर हाथ पड़ने से, जी। और वो बेचैनी बजा है। मलिक रियाज किसी और के साथ कोई एक्यूज़ इतना नहीं है जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ है। जाली अकाउंट्स केसेस यहीं पे पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा मामलात वहाँ हैं, ठीक है। पेशियाँ यहाँ पर कराची से लोग बैरियर टाउन के खसूसी तैयारे में आगे नैब पिंडी में भुगता करते थे, बड़े सारे मामलात हैं। तो अगर हाथ पड़ा बाकायदा तो प्ली फिर बारगेनें हुई हैं बाकायदा प्ली बारगेनें हुई हैं, 9 अरब ज़ैन मलिक से निकला हुआ है, तो फिर चीज़ें काफ़ी अजीब हो जाएंगी। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि यहाँ तो कहते थे ना कि 2019 में पीटीआई के बड़े करीब थे मलिक रियाज, तो फिर क्या जवाब होगा कि 2020 में पीटीआई दौर में मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंस दायर होते हैं, 8 रेफरेंस दायर होते हैं, प्ली बारगेनें हो रही हैं, जाली अकाउंट्स के केसेस अदालतों में जा रहे हैं, फिर इसका क्या होगा? एग्जैक्टली यही बात है कि फिर रिलैक्सेशन कौन सी थी? तो इमरान खान उधर से कह रहा है, चैलेंज कर रहा है जी जल्दी बुलाओ मलिक रियाज में, और वो उसको ये भी कह रहे हैं आप जो इनकी शफात कर रहे हैं शफात कर रहे हैं करें। इधर जनाब कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीईसी मीटिंग हुई उनकी, उसके बाद जो प्रेस टॉक हुई, वुड यू बिलीव कि यही चीज़ हुई होगी कि हमने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जनाब कहा जी ये वो होना चाहिए कि आजकल कश्मीर में क्या कोई फौरी इशू है, कंटिन्यूस इशू है 75 साल से, लेकिन आजकल कोई ताज़ा ऐसा कोई पुलवामा हो गया, क्या हुआ है वहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अचानक पीपल्स पार्टी के एजेंडे में वो चीज़ आना मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, इस दौरान जो रिपोर्ट हुई, जो पहले सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून के साथ अब कोई बातचीत, कोई हमारी कमेटी नहीं करेगी, और आसिफ अली जरदारी साहब खुद करेंगे। उन्होंने कहा जी कमेटियाँ कायम हैं, लेकिन एक बीच में मैं बात करूंगा, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सोहेल साहब ने एक नाम लिया था मोटिव। मोटिव क्या है? ये अक्सर वो क्राइम पेट्रोल ड्रामा लगता है जी पर, सोनी पे, उसमें जो तफ्तीश करने वाले होते हैं, कत्ल होता है, वो कहता है इसके पीछे मोटिव क्या था। मोटिव इन्वेस्टिगेशन में जानना बड़ा अहम सर होता है। आपको पता है मोटिव खाली मोटिव प्रूफ के ना बाद होने बंदा पे बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 22 साल बाद लोग रिहा हुए हैं। जी कि उसका अगली खबर मोटिव की तरफ दिखाना होता है बढ़ते कि हैं, इसका इससे इस वजह से रंजीदा आज था बड़े जी, इसे संजीदा कत्ल करना। गुफ्तगू हम कर रहे हैं, आगे बढ़िए। अच्छा, दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है 26वीं तरमीम को, जिसमें इस्तदा ये की गई है कि ना सिर्फ 26वीं तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, बल्कि जो उसके तहत होने वाले इकदाम हैं उनको भी कलअदम करार दिया जाए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए कि वो तमाम जो जजेस की तकर्रियाँ कर रहा है वो फौरी तौर पर वो उसको काम से रोका जाए कि वो तकर्रियाँ ना करे, और जो तकर्रियाँ हो चुकी हैं उनको कलअदम किया जाए और मज़ीद तकर्रियों से भी रोका जाए। इसके अलावा जितने इकदाम तो कहते हैं 26वीं तरमीम के ज़रिए उन्हें सबको उठा के बाहर फेंकें। सुहेल साहब देर आए पता नहीं दुरुस्त आए। हाँ, दुरुस्त ही आए, क्योंकि अक्सर केसेस ऐसे बड़े लग जाते हैं और उसके बाद जी होता है जी कि पता चलता है कि असल फ्री की पीटीआई है ही नहीं। मखसूस जिस्मों के केस में यही हुआ था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो फिर उनके वकील को वो कोर्ट बार बार काजी साहब उस वक्त कहते थे कि आप किसी एक साँचे में खड़े हो ना, आप कभी एक सांचे से निकलते हैं पीटीआई वाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई में चले जाते हैं, आप वकील किसके हैं? तो अब कम अज़ कम ये सेपरेशन होगी कि वकील तो अलग अलग होंगे, लेकिन जितने वकील हो गए हैं अब ये केस बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा केस चल रहा है। आपका रमजान यहाँ पे बड़ा मैराथन किस्म का लगेगा। जैसे अगले हफ्ते हमने कल के व्लॉग में बता दिए थे कि नेक्स्ट वीक सिर्फ एक दिन केस है, उसके बाद फौजी अदालतों वाला चलेगा, उसके बाद ये फरवरी में जाएगा, और वैलेंटाइन डे भी शायद इसी केस में निकला। हमारी नींदें नहीं पूरी होनी। हाँ जी, बड़ा लंबा वैलेंटाइन डे आपने बड़ा फूल लेके जाना था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट जज को अमीनुद्दीन खान साहब को दे देंगे। हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन, क्योंकि उसमें लाजमत नहीं की थी खातून बड़े को। हमारे बिल्कुल, उनको हम देंगे कि सर ये फूल ले लें, हमारी तरफ से मोहब्बत का इज़हार है, आपके लिए मेहरबानी करके केस जल्दी मुका देना कि कम से कम ईद तक हम ले लें, ये ना हो कि ईद की छुट्टियां भी बहुत से लोगों की खराब हो जाए। हाँ, क्योंकि मैंने वैसे गौर साहब से आप लोगों पूछा, को तो कश्मीर जाना होता है। जब ये पिटीशन दायर की तो वो साहब एक आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये भेजें, तो मैंने बैरिस्टर गौर साहब से कॉल करके पूछा कि वाकया आया यहाँ पर, जिस तरह वो पिटीशन दायर की थी शेर अफसर मरवत साहब ने और किसी को डिसऑन किया था उन्होंने पाकिस्तान हाँ। कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी पिटीशन दायर हुई है, तो बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे कहा कि यस प्लीज़ कि हमने दायर की है। चलें, वो आपको तस्दीक भी होगी। आपने शरफ मरवत साहब का नाम लिया, उस हवाले से एक ताज़ा तरीन खबर ये है जो भी मैं मोबाइल पर देख रहा था
कि इधर सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में लड़ाई झगड़ा उनका हुआ था और एक बंदे ने उन पे पर्चा करा दिया था, उस पर्चे से आज वो बरी हो गए। बरी हो गया, हाँ ठीक है जी। वो जो चपेटें बजी मैं इधर ही था। ठीक ही बजी। इधर ये गेट के सामने बंदे को उन्होंने गिरा दिया। उन दिनों ये बहुत लिथल थी। अच्छा जी, हर किसी तीसरी को खबर मार की देते। तरफ अब बढ़े सुलह जी। जो है, सुलह जो होने के जो बाद करण वो साहब, पीटीआई में तीसरी रह खबर नहीं की पा रही। तरफ बड़े, जो आपने इंट्रो में बताई थी तीसरी खबर। मंसूर अली शाह साहब का खत है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीइंग अ कमेटी मेंबर उन्होंने ये लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जिन 2 जजेस साहिबान को 6 रुकनी बेंच में डाला गया, यानी कि जमाल मंदोखेल साहब जिनके कलम ने जिक्र भी किया था, और मोहम्मद अली मजहर साहब, ये 2 आईनी कमेटी के मेंबर हैं, आईनी जजेस की कमेटी के, और इन्होंने ही मुबैना तौर पे कंटेम्प्ट की है। तो वो कैसे अपील सुन सकते हैं अपने ही फैसले के खिलाफ जिसमें उनका फैसला बतौर दिफा पेश किया गया है। ये एक तरह से उनका एतराज़ है बेंच पे। सुहेल साहब, एक लीगल सवाल है आपसे। जी जी। फ्रीकैन तो बेंच पे इतराज़ करते हैं, मंसूर अली शाह साहब फ्रीक तो नहीं है इस केस में, तो उनका बेंच पे इतराज़ करना नहीं, उन्होंने बेंच पे जाके एतराज़ नहीं किया। उन्होंने अपना जो और कमेटी एक के एतराज़ सामने था बेंच पे। ऑब्जेक्शन किया था उसको नोट की सूरत में रिकॉर्ड पे रखने का कहा है। उन्होंने कहा जी कि जो एक तरह से मेरे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरे मुलजमान हैं कि जिन्होंने मुझसे केस लेके उधर लगाया, हाँ। वो लोग अब जज बन के नहीं बैठने चाहिए इस काज में। दूध कहीं भी की रखवाली बिल्ली को दे नहीं। कैनॉट बी, सर नहीं रह सब, ये गलत बात है। दे कैनॉट बिकम द जज ऑफ देयर लेकिन ओन एक और कॉज। बात है, ये यहाँ पर जो लीगल जस्टिस टर्म मंसूर शाह साहब ने खत लिखा, ठीक है, लीगल टर्म्स, जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने खत लिखा, संजीदा बातें करें, नहीं, मैं साथ ही संजीदा। बिजली दूध करने से। चलो यार थोड़ा बहुत तो होता रहता है। अच्छा, जो जस्टिस मंसूर शाह ने, सोहेल साहब मुझे ये बताइए कि एक तरफ जस्टिस मंसूर शाह खत लिख रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले बताया गया जी 4 रुकनी बेंच, मैंने 5 रुकनी बेंच का कहा, चीफ जस्टिस ने कहा जी 4 रुकनी बेंच हो। दूसरी तरफ वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर एतराज़ भी कर रहे हैं केस अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया, जो समाअत यहाँ पर हुई उन्हीं के पास था वो मामला। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक केस अदालत में चल रहा हो तो आप किसी बेंच के बनाने की भी बात कर रहे हो? कोई एग्जांपल ऐसी तो कहीं नहीं मिलती यार। नहीं, देखें, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हद तक तो अपना कंसेंट दे दिया है, कंसीड कर गए हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जा सकती है इस दौरान, क्योंकि उन्होंने 4 रुकनी बेंच का तो कहा है ना कि बने। उनको सिर्फ मेम्बरान कौन कौन हुए इस पे ऑब्जेक्शन है। अच्छा, मैंने 5 रुकनी तजवीज़ किया। 5 रुकनी किया था ना, मतलब वो क्या, जब कंसेंट दे रहे हैं इस हद तक वो एग्री है ना बाकी 2 के साथ। अरे आईसीए का इंट्रा-कोर्ट राइट है ना अपील। उनका। हाँ। अब वो आगे बेंच फैसला करेगा कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ वो 1979 एनुअल हाँ। जजमेंट के मुताबिक मतलब उन्होंने सुनना है या नहीं। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भाई इसको जुडिशियल ऑर्डर को जुडिशियल साइड पे देखा जा सकता Yes. है, तो अब जुडिशियल साइड पे जा रहा है, ऐसा ही है। तो चीज़ तो एक सोल्यूशन की तरफ ही जा रही है। मुझे लगता है कि इस सारी मश्क के पीछे ना एक फुल कोर्ट का भरपूर किस्म का माहौल बनाना था। और एक और ख़बर आप नज़रअंदाज ना कीजिए, देखें ये जंग बड़ी खुल के आ गई है अब सामने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, आज की उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में सलमान मंसूर साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने तौर पे मुअत्तल कर दिया उन्हें अपनी बसात में मुअत्तल कर दिया। हाँ। अब सलमान मंसूर साहब ने अपनी स्टेटमेंट जारी किया जी कि ये तो मुअत्तली है ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। दूसरा, मुझे ये जिस इजलास से गैर हाज़िर तस्वुर कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, उस दिन के लिए कोई मीटिंग शेड्यूल ही नहीं थी, उससे एक दिन पहले मीटिंग थी, उसमें मैं शामिल था। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि ये गैर हाज़िर हुए, इन्होंने अपनी वजाहत नहीं दी तो हम ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरफ भी जा रही हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं हम आपको बताऊँ, जो रजिस्ट्रार की आप बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार ने जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया ना, एडिशनल रजिस्ट्रार ने, साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार, हाँ, जब तो OSD सैक्ट OSD, उन्होंने रजिस्ट्रार के उस ऑर्डर को भी 21 वाले को चैलेंज कर दिया उसने। उन्होंने कहा जी उसको भी सेटिसाइड करें, मुझे स्केप गोट बनाया जा रहा है, ये उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये तो ये जज उन्होंने साहब ने लिखा बताया था कि है, जज साहब ने बताया था। अब उन्होंने वो तो उन्होंने जवाब में लिखा था ना, अब उन्होंने वही वर्डिंग इंट्रा कोर्ट अपील में भी यूज़ की है। और फिर उन्होंने जो प्रेयर किया उसमें उन्होंने ये दोनों चीज़ें मांगी हैं। एक तो 21 जनवरी वाला जस्टिस मंसूर अली शाह का वो ऑर्डर, उसको सेटिसाइड किया जाए। दूसरा 21 जनवरी का जो रजिस्ट्रार का है वो भी सेटिसाइड किया जाए। और फिर उन्होंने मौक़िफ़ ये रखा है कि मेरे पास एक ऑर्डर आया जुडिशल कि जी ये केस हमारे पास लगाएं इस बेंच में, तो मैंने देखा वो बेंच शेड्यूल में रोस्टर में अगले दिन नहीं था। देखिए उनका मौक़िफ़ पूरा रखना चाहिए। तो कहते हैं जी कि मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ ना बेंच बनाने वाली, यस, तो मैंने रेलिवेंट फोरम पे रखने के लिए ही नोट भेजा, जी, और हरगिज़ मैंने ये नहीं कहा कि आप उस जुडिशियल ऑर्डर के बरखिलाफ जाकर कोई बेंच बनाएं। एग्जैक्टली। यार तो सोहेल मैंने साहब, अपना काम किया है, तो ये मिसपरसीव्ड है जो मेरे खिलाफ कार्रवाई एक शुरू मिनट की गई में- है। और इस पे जो मीडिया
और सोशल मीडिया पे मेरी इस ऑर्डर्स की बुनियाद पर जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन हुई, वो कहते हैं जी मेरी रेपुटेशन बैडली टार्निश की गई है। ऐसे ही वो रिटायर होने में एक हफ्ता रह गया हाँ, था तो उन्हें ये यार। बात उनकी तो दुरुस्त है। तकरीबन 1.5 अच्छा, ये जाते जाते एक मिनट, एक 1.5 मिनट में इसको सम अप करें। सोहेल साहब, लाहौर के एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हुआ है और वो नहीं, केस वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म मैं नहीं इस है। पे बात करूंगा। अच्छा चलें, ठीक है जनाब। अच्छा यार, एक मिनट नाज़रीन, ये जो हमारा 3 रुकनी बेंच है ना, पीछे यहाँ पर जुल्करनैन साहब भी करते रहे, अकेले करते रहे, लेकिन ये हम जब यहाँ केसेस होते हैं ना तो ज़ाहिर है रशीद साहब भी लाग करते हैं अपने चैनल के लिए, मैं भी करता हूँ, जुल्करनैन साहब भी करते हैं। हम जैसे ही केस ख़त्म होता है तो हम अपने टीवी चैनल को बिपर शिपर देकर सबसे पहली कोशिश होती है कि यार अपना वीलॉग कर ले। हम अकेला अपने तीनों वीलॉग करते हैं, उसके बाद रेगुलर इंशाल्लाह इस पर एनालिसिस दिया करेंगे। और ये आपका अपना चैनल है यार, इसको आप जो आपने हमें मोहब्बतें दी हैं ना, हम इसके मखरूज हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आज बड़ी मुद्दत के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, इसका टेली का बटन भी दबाइएगा, जो आपको ख़बरदार कर देगा कि जब हम वीलॉग किया और अपलोड किया है तो फिर आप उसको सुनेंगे। और हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।